Hello students and viewers, myself Vikash from AV Samarpan, a journey of life science. आज का टॉपिक है न्यूक्लियस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियस इज द प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट ऑफ द सेल एक्सेप्ट साइटोप्लाज्म। अगर सेल के अंदर के सारे स्ट्रक्चर को देखें तो उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और इस प्रोटोप्लाज्म के दो पार्ट होते हैं, एक साइटोप्लाज्म और दूसरा है न्यूक्लियस। तो हम कह सकते हैं कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म को छोड़ करके जो स्ट्रक्चर बचता है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, जो कि सेल के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और साथ ही साथ जेनेटिकल इंफॉर्मेशन को वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचाने का काम करता है। ये न्यूक्लियस राउंडेड या सर्कुलर स्ट्रक्चर ओवल स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियस जनरली सेल में एक ही होता है, लेकिन कुछ सेल ऐसे हैं जैसे पैरामीशियम एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और इसमें दो न्यूक्लियस होते हैं। इसके बाद आपको बताना चाहेंगे कि न्यूक्लियस के बिना सेल लिविंग नहीं रह सकता है, बट कुछ सेल ऐसे भी होते हैं जहां न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है उसकी मैच्योरिटी पे, जैसे आरबीसी के मैच्योर हो जाने पे इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। वही प्लांट में देखें तो सिव एलिमेंट्स जो हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है और ये डेड स्ट्रक्चर हो जाती है। न्यूक्लियस अपने आप में वो स्ट्रक्चर है जो सेल के अंदर का सबसे बड़ा पार्ट है। अब आप सोच रहे होंगे कि सेल के अंदर वैक्यूल सबसे बड़ा पार्ट होता है, लेकिन अगर वैक्यूल्स प्लांट सेल को छोड़ दिया जाए, उसकी बात ना की जाए, तो ये सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होता है। प्लांट सेल में न्यूक्लियस साइड में प्रेजेंट होता है। जनरल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल, लेकिन प्लांट सेल के केस में ये सेंटर में नहीं होता, क्योंकि वैक्यूल के उतने ज़्यादा स्पेस को कवर करने की वजह से ये शिफ्ट हो जाता है किधर, पेरीफेरी साइड में, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के साइड। अब इसके स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। तो न्यूक्लियस जो है ये स्ट्रक्चर अपने आप में डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, यानी इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। इस डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं या न्यूक्लियर इनवेलप कहते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, और ये इनर मेम्ब्रेन। ये दोनों मिलकर के न्यूक्लियर इनवेलप तैयार करते हैं। ये न्यूक्लियर इनवेलप साइटोप्लाज्म से अलग करके रखता है, यानी सेपरेट करके देता है। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो होते हैं उनको न्यूक्लियोप्लाज्म से अलग रखता है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? सेल न्यूक्लियर इनवेलप के अंदर, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इंटरनल जो भी स्ट्रक्चर है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म में कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी स्टडी हम करेंगे। न्यूक्लियर इनवेलप में पोर प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं, और इस न्यूक्लियर पोर की हेल्प से न्यूक्लियोप्लाज्म का कांटेक्ट साइटोप्लाज्म से होता है, यानी जो मटेरियल्स यहाँ पे बनते हैं उस मटेरियल्स की एक्सचेंजिंग साइटोप्लाज्म के साथ इसी न्यूक्लियर पोर से होती है। आप ये देख सकते हैं। अब न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म जो कंटेंट है वहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है क्रोमैटिन थ्रेड्स और दूसरा है न्यूक्लियोलस। तो सबसे पहले क्रोमैटिन थ्रेड्स को समझते हैं कि क्रोमैटिन थ्रेड्स होता क्या है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, धागे जैसा स्ट्रक्चर, लॉन्ग थ्रेड लाइक इंटरमिंगल्ड स्ट्रक्चर, यानी कि उलझा हुआ स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियोप्लाज्म में यानी न्यूक्लियस के अंदर में प्रेजेंट होता है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमैटिन थ्रेड्स या क्रोमैटिन मटेरियल भी कहते हैं।
ये क्रोमेटिन मटेरियल्स डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। डीएनए जिसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, ये स्पेशली जेनेटिक मटेरियल है और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने का काम करता है। जब सेल डिवीजन नहीं होता है उससे पहले ये इसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर में उलझा हुआ पड़ा रहता है, लेकिन जब सेल डिवीजन का टाइम होता है तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर ओपन हो जाते हैं, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये आपस में कंडेंस्ड होकर के क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। यानी ड्यूरिंग द सेल डिवीजन क्रोमैटिन थ्रेड्स फॉर्म द क्रोमोसोम। चलिए आगे के स्ट्रक्चर को देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर होती है, आप देख सकते हैं डॉट 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 करके मैंने बनाया हुआ है। ये मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है जो आरएनए और प्रोटीन की बनी होती है और आरएनए प्रोटीन की वजह से ये राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है। राइबोसोम का फॉर्मेशन करने के बाद ये राइबोसोम न्यूक्लियर पोर के थ्रू साइटोप्लाज्म में पहुंचती है जहाँ पे ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है। एज वी नो कि राइबोसोम हेल्प्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम का फॉर्मेशन यहाँ पे न्यूक्लियोलस में होता है, ठीक है। और वो राइबोसोम न्यूक्लियस के बाहर आकर के प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। राइबोसोम और जगहों पे भी प्रेजेंट होते हैं लेकिन यहाँ पे भी फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से न्यूक्लियस अपने आप में कुछ वर्क को परफॉर्म करता है, जिसमें पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि न्यूक्लियस सेल के एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करता है। यानी इन्फॉर्मेशन को जो ट्रांसफ़र करता है उस इन्फॉर्मेशन के थ्रू वो कंट्रोल करता है सेल के फंक्शन को, सो दैट कि इसे कंट्रोलर ऑफ सेल या डायरेक्टर ऑफ सेल भी कहा जाता है। इसका अगला फंक्शन है कि ये न्यूक्लियस हेल्प्स करता है जेनेटिक मटेरियल को इन्फॉर्मेशन को वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में ले जाने का। सिर्फ एक सेल से दूसरा सेल जब बनता है, चाहे वो रिपेयरिंग का हो तो भी वो सेम टाइप का सेल फॉर्मेशन करता है, या फिर पेरेंट्स के जो जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं वो उनके बच्चों में जाने के लिए भी ये यहीं पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं और सेल डिवीज़न में ये क्रोमोसोम बना करके इस इन्फॉर्मेशन को कैरी करने का काम करते हैं। इसके अलावा राइबोसोम प्रेजेंट होने की वजह से आरएनए प्रेजेंस होने की वजह से ये राइबोसोम का फॉर्मेशन भी करते हैं। इतने सारे वर्क आपके न्यूक्लियस परफॉर्म करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो से आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। लाइक ज़रूर बनता है अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।